वीडियो में हम बात करेंगे 16वीं और 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद में क्या नया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। इग्नू के बीपीएससी 212 में ये है, हालांकि ग्रेजुएशन के बहुत सारे सिलेबस में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम बात करें यहाँ पे 7-8 पॉइंट की हम बात करेंगे। कुछ मैप्स भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स अवेल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे इग्नू की सारी वीडियोज़ मिलने वाली है। बात करें हम, सबसे पहला जो पॉइंट है वह है एक छोटे हिस्से द्वारा बड़े भूभाग पर कब्जा करना। ये 16वीं और 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपनिवेशवाद की ये प्रकृति रही है कि छोटे छोटे जो देश थे वे बड़े बड़े देशों पर कब्जा करते थे। जैसे स्पेन एक छोटा सा कंट्री, आगे मैप में दिखाऊंगा मैं। पुर्तगाल है, हॉलैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो ये छोटी छोटी कंट्री थी और ये यूरोपियन कंट्री थी, ठीक है। और ये बाकी देशों पर जो है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे यूरोप भी आप देख सकते हो कि यूरोप द्वारा बाकी देशों पर कब्जा करना। अब थोड़ा मैप देख लेते हैं। जैसे मैंने कि कहा कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रांस है, छोटा सा कंट्री। आप यहाँ पे देखेंगे पुर्तगाली है, इतना छोटा सा कंट्री। आप देखें यहाँ पे कितना छोटा सा कंट्री है। स्पेन कितना छोटा सा कंट्री है। तो इसने क्या किया कि इस रास्ते में ध्यान दीजिएगा, इस रास्ते से ये जो है अटलांटिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज अटलांटिक ओशन, और इस तरह से नीचे होते हुए मैं और आगे मैप दिखाऊंगा, दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका से नीचे होते हुए बिल्कुल, ठीक है, वो होते हुए मोजाम्बिक होते हुए इस तरह से वो जो है इंडिया आए। और यहाँ पे आपको केरल केरल मिलेगा। और यहाँ पे कालीकट आपको पता है, तो ये कालीकट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में उतरा था और उसका 1498 में, आपको पता है, पुर्तगाली सेलर था, नाविक था। तो इससे हमने देखा कि छोटे छोटे जो देश हैं वो बड़े देशों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और आगे हम यदि बात करें, राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करना इसने स्टार्ट किया था। राजनीतिक प्रभुत्व का मतलब है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के पहले तक, 16वीं से 18वीं का मतलब क्या हुआ, 1501 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल चलेंगे। 18वीं का मतलब हुआ कि 1799 तक या 1800 तक आप बोल सकते हो। ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना जो है स्टार्ट हो गई थी। आप इसके पहले 16वीं 18वीं शताब्दी के पहले भी उपनिवेशवाद था, ठीक है। मगर उसमें जो उपनिवेशवाद था उसमें क्या होता था कि ये राजनीतिक प्रभुत्व नहीं होता था, सिर्फ ट्रेड होता था, व्यवसाय होता था। ऐसा नहीं कि गए और उस कंट्री पे राजनीतिक पॉलिटिकल जो है पूरा अप्रोच बना के बिल्कुल उसमें जो है काबिज हो जाना, ये पहले की प्रकृति नहीं थी, पहले नहीं होता था ये सब। आगे हम बात करें तो अंतर्निर्भर विश्व का उदय हुआ। अंतर्निर्भर विश्व का मतलब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो व्यवसाय हुआ बहुत जोरदार तरीके से हुआ। और पहले क्या हुआ था, करता था 16वीं से 18वीं के पहले, इसके पहले क्या था कि जितने भी देश थे आत्मनिर्भर थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। जैसे हम इंडिया की बात करें, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो है आपको पता है कि क्या कहलाता था, तो सोने की चिड़िया कहलाता था। ये अपने में आत्मनिर्भर था। हालांकि ऐसा नहीं था कि व्यवसाय नहीं होता था, मगर ज्यादातर आत्मनिर्भर था। मगर जैसे जैसे ये उपनिवेशवाद बढ़ा 16वीं से 18वीं शताब्दी में, इन लोगों ने इतने अत्याचार प्रारंभ कर दिए इन देशों पर और पूरा खजाना को लूट लिया। और धीरे धीरे ये जो है सोने की चिड़िया, आप जैसे हम इंडिया की बात करें या अरबियन कंट्री की बात करें तो बिल्कुल, या चाइना की हम बात करें तो धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होती गई। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अंतर्निर्भर विश्व का उदय हो गया। अब लोग एक एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहने लगे और भारत जैसे देश जो है भी निर्भर जो है दूसरे देश पर रहने लगे। आगे हम बात करें तो भारत, चीन, अरब जैसे बड़े देशों का विकास स्तर गिर जाना, जैसा कि अभी मैंने चर्चा उसकी की। आगे तकनीक का शानदार प्रयोग हुआ। 16वीं 18वीं शताब्दी में जो तकनीक का प्रयोग है बहुत शानदार तरीके से हुआ। तकनीक में आपका जो बोट सेलर जो आते थे शिप वगैरह लेके, उनका प्रयोग हुआ व्यवसाय करने में, ठीक है। आगे मैप के जरिए हम उसको समझ लेंगे कि कैसे वो यहाँ पे आए। तो काफ़ी ज़्यादा शिप्स का यूज़ हुआ जो कि बहुत कम कॉस्ट इसमें लगता था और इसमें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि जो सी था, समुद्र में किसी का भी राज नहीं हुआ करता था एक तरह से देखें तो। और लैंड में किसी देश का राज होता था। तो एक लैंड के, आप एक देश से दूसरा देश जाएंगे लैंड होते हुए तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मगर ये सी में नहीं देना पड़ता था। तो ये एक बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ। ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था ये, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो।
आगे हम बात करें तो आर्थिक एकीकरण भी इसमें हुआ। आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के लाभ और सुरक्षा के लिए व्यापार बाधाओं की एक श्रृंखला को कम करने के लिए सहमत होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि एक ऐसे ही आर्बिट्री मैप बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब पुर्तगाली लोग पहुंचे 1498 में, तो 1501 के आसपास जो है पुर्तगाल के जो राजा थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया कि कई देशों को भी आमंत्रित करना जो है थोड़ा बहुत प्रारंभ किया, ताकि बाकी देशों पर जो है आप देखेंगे पूर्व के देशों पर कब्जा किया जा सके या उस पर ज़्यादा अटैक किया जा सके। तो ये एक आर्थिक एकीकरण भी जो है इसमें हुआ। आगे हम बात करें तो वास्को डी गामा द्वारा एक नए रूट की खोज हुई और इससे क्या हो गया, व्यापार एक नए मार्ग से होने लगा। अब नया मार्ग मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ आप देखेंगे, चलिए मैप में लिए चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्रांस है और पुर्तगाल है, तो पुर्तगाली पहले आए, आपको पता है इंडिया। तो पुर्तगाल से यहाँ से जो है वो कैसे आए, देखिए यहाँ से एक वास्को डी गामा नाम का नाविक था जो यहाँ से होता हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे वो आया, इसे हम कहते हैं। तो ये क्या है, देखिए इस जगह से होता हुआ फिर ये इस जगह से होता हुआ आप देखेंगे मोजाम्बिक होता हुआ, ये मोजाम्बिक है, इस तरह से पहुँच मोजाम्बिक में इसको क्या किया गया कि बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं किया गया। धीरे धीरे ये ऐसे पहुँचता हुआ ये पहुँच गया यहाँ पे इंडिया, और इंडिया में ये केरल में पहुँचा, जैसा कि मैंने कहा दिस इज केरला। और केरला में जो जगह था कालीकट, उसे अब इस नाम से जाना जाता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस तरह से वो इंडिया पहुँच गया। आप देखेंगे यहाँ पे कि इस रूट का ही प्रयोग इसने क्यों किया, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब ये जो आप इंडिया आना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन हुआ करता होगा, मगर यहाँ पे जो है स्वेज कनाल नहीं है। उस टाइम में स्वेज कनाल इस जगह पे नहीं था, मगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्वेज कनाल है, जिससे आराम से आप यहाँ से इस तरह से होता हुआ आप सीधा इंडिया पहुँच सकते हैं। मगर ये वाला रूट जो है स्वेज कनाल नहीं था। दूसरी और साथ ही साथ और एक चीज़ थी कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, इसमें आप देखेंगे इन कंट्री का मतलब कि आप देखेंगे इटली का बहुत ज़्यादा कब्जा था, इजिप्ट का बहुत ज़्यादा कब्जा था, और जो अरबियन कंट्री है, अफ्रीका में भी अरबियन कंट्री का बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो इस तरफ से तो आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि अरबियन आने क्यों देंगे, है ना। वो जानते हैं कि ये व्यापार करने आ रहे हैं, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि कोई कंपिटिटर हो, प्रतियोगी हो, इसलिए आने भी नहीं देते थे। और यदि आना भी चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना जो है एक परंपरा थी। तो इस तरह से इस रूट का इसने प्रयोग किया। देखिए और एक जो रास्ता था वो था ये पर्सियन गल्फ, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। यहाँ से आप इंडिया आ सकते थे, और इस पे यदि पुर्तगाली आता तो इस तरफ से आने की चेष्टा कर सकता था। मगर ये भी रास्ता, जैसा कि मैंने कहा कि इटली एक बहुत बड़ा देश था, और सऊदी अरबिया जिसे हम कहते हैं, अरबियन भी जो है खलीफा यहाँ हुआ करते थे, इनका भी इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा राज था। तो यहाँ से भी आना पॉसिबल नहीं था। तो ये पॉसिबल नहीं था, और ये जो है जैसा कि मैंने कहा इससे भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे स्वेज कनाल भी नहीं था, और ये भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा टैक्स इसे लगाया जाता था और आने भी नहीं देते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।